Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 1, Modern India. Students, you have completed your ancient history in your class 6, medieval history in class 7. Now you all are in class 8. This year you will read about modern history of India. Students, various changes are there in society which is not present in ancient or medieval era, like English speaking, drinking of tea, traveling by train. These all are the changes which were not present in Indian society in medieval and ancient period. अब एक क्वेश्चन आता है कि ये चेंजेस फिर कब आए हो, कैसे आए हैं, ठीक है. व्हेन, व्हाई एंड हाउ. कैसे, व्हेन, व्हाई, हाउ. व्हेन का मतलब होता है कब, व्हाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कैसे. तो ये चेंजेस कब आए, कैसे आए और क्यों आए, ठीक है. सो स्टूडेंट, हिस्ट्री हेल्प्स आंसर सच क्वेश्चन. हिस्ट्री आपको मदद करेगी ये सारे क्वेश्चन को हेल्प करने में, as it records the development which brought about these changes, because everything is recorded in the history. क्या बैकग्राउंड था जिस बैकग्राउंड में ये सारे चेंजेस आए हैं, ये आपको कौन बताएगा, हिस्ट्री, ठीक है. सो फर्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री. सो स्टूडेंट, डेट्स इज लाइक अ स्केलेटन इन ह्यूमन बॉडी. जितनी इंपॉर्टेंस ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन की होती है उतनी ही हिस्ट्री में डेट्स की है. बिना स्केलेटन की ह्यूमन बॉडी में कोई शेप नहीं है, वैसे ही डेट्स के बिना हिस्ट्री का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. हिस्ट्री मीनिंगलेस हो जाती है, ठीक है. हम इवेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, ठीक है. अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स वुड बी one meaningless heap unless the events were arranged in a sequence of their dates of occurrence. ढेर की तरह हो जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर हमने डेट्स के हिसाब से उसको अरेंज नहीं किया तो. डेट्स ऑफ इवेंट्स एक्ट समवॉट लाइक माइलस्टोन. कई बार डेट्स और इवेंट किसकी तरह काम करते हैं, माइलस्टोन की तरह काम करते हैं. वो हमें इवेंट का रिलेशन बनाते हैं दूसरे इवेंट से, ठीक है. इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ सम डेट्स. सुनो, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डेवलपमेंट हुआ, कौन सा इवेंट हुआ, उस इवेंट के पहले कौन सा क्या रीज़न था, ये सब हिस्ट्री आपको बताएगी, पर डेट के साथ. डेट नहीं होगी तो वो हीप की तरह होगा. कुछ डेट्स और कुछ इवेंट लैंडमार्क की तरह काम करते हैं जिनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं. स्टूडेंट्स, ऑल द डेट्स आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट. See, 1947 is very important for us. Why so? Because in this year we got independence. In the same way, 1950 is important for us because in this year we got our constitution. In between 47 and 50, various other important events were there, but these two are landmark for us. Okay, so in the same way, some dates prove like landmark. Like if we talk about 1757, the year in which Battle of Plassey happened, 1764, Battle of Buxar, 1857, First War of Independence. All the events are important. Likewise, their year is also important. Like in 1757, वो पहला टाइम था जब ब्रिटिश ने हमारे किसी इंडियन रूलर को क्या किया, डिफीट किया. किसको, नवाब ऑफ बंगाल को, सिराजुद्दौला को. 1764 में हमारे तीन बड़े मेजर प्लेयर, बंगाल, अवध, दिल्ली, ये साथ में लड़ रहे थे. इन तीनों को भी हराया ब्रिटिश ने, ठीक है. फिर 1757 वो टाइम था जब हम इंडियंस ने पहली बार इंडिपेंडेंस की बात की. 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ जिसको ही हम सिपाही म्यूटनी बोलते हैं. तो बेटा ये लैंडमार्क्स ईयर है. इसी तरह आपकी बुक में एक और लैंडमार्क ईयर दिया है, वो है 1726. ये वो टाइम है जब दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ, मुगल पीरियड की स्टार्टिंग हुई. क्या हुई स्टूडेंट, दिल्ली सल्तनत का एंड, मुगल पीरियड की स्टार्टिंग. पढ़ें एक बार इसको. 1526 is a landmark in Indian history, not only because this is when the first battle of Panipat was fought. 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ. इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ, एंड हो गया, डिक्लाइन नहीं एंड ही हो गया, और बिगनिंग हुई मुगल एम्पायर की इंडिया में, ठीक है.
1526, First Battle of Panipat, end of Delhi Sultanate, starting of Mughal Empire. Importance of dates depend upon the aspect from which history is studied. किस हिसाब से, किस बात के लिए आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी डेट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है स्टूडेंट्स. अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री बात करती है रूलर की, एडमिनिस्ट्रेशन की, वॉर की. सोशल हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है, रिलीजियस हिस्ट्री है, जो कि बात करती है सोसाइटी की, इकोनॉमी की, कल्चर की, रिलीजन डेवलपमेंट की. ठीक है. और विद इन अ टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम में पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट्स क्या हुए, पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए, सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, कल्चरली हम कितना चेंज हुए विद इन आर टाइम फ्रेम, ये हमें कौन बताती है? हिस्ट्री. सम डेट्स रिकॉर्ड इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ रूलर. कुछ डेट्स रूलर की लाइफ को बताती है कि उनका बर्थ कब हुआ, असेशन कब हुआ, वॉर कब किए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कौन से एक्शंस लिए गए, डेथ कब हुई, एक रूलर का बर्थ कब हुआ, उसे थ्रॉन कब असेंड हुआ, उसने कितने वॉर किए, किस ईयर में कौन सा वॉर किया, और फाइनली उसकी डेथ. इन सब का इम्पोर्टेंस है, ये सब सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल हिस्टोरियंस. दीज आर सिग्निफिकेंट फॉर पॉलिटिकल हिस्टोरियंस. ठीक है. स्टूडेंट हिस्ट्री में भी सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है. कैसे? मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैं जानना चाहूँगी कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सिस्टम कितना था, कितने वॉर उन्होंने लड़े, कितने रूलर्स उनसे हारे, कितने रूलर्स को उन्होंने हराया, या कितने रूलर्स से वो खुद हार गए. मैं अगर अकबर की लाइफ की बात करूँ तो मुझे उनकी पॉलिटिकल एक्सपीडिशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनके वॉर में ज़्यादा इंटरेस्ट है. पर वहीं पर एक दूसरा हिस्टोरियन आएगा जिससे सोसाइटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि फतेहपुर सीकरी कब बना, इबादत खाना कब बना, रिलीजियस डेवलपमेंट कैसे थे, सोसाइटी में लोग हैप्पी थे कि नहीं थे. तो बेटा हिस्टोरियन टू हिस्टोरियन वेरी करेगा कि आप किस चीज़ को उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पढ़ना चाहते हो. Historian studying other aspect find other dates, events within the same time period more significant. For instance, एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि अगर मैं अकबर को पढ़ रही हूँ 1556 से 1605, पॉलिटिकल हिस्टोरियन का ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि वो डेट्स को देखें जब रूलर ने मिलिट्री अचीवमेंट किए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए. वहीं पे जो दूसरा हिस्टोरियन होगा वो क्या देखेगा कि फतेहपुर सीकरी का फाउंडेशन कब हुआ, इबादत खाना कब बना, रिलीजियस डेवलपमेंट कैसे हो रहे थे, लोगों में अवेयरनेस कितनी थी, विमेन का रोल कैसा था, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म कैसे हुई. तो स्टूडेंट्स, एक ही किंग की रीन है, वो है अकबर. पर एक देख रहा है उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट, दूसरा देख रहा है रिलीजियस कितने डेवलपमेंट उसने किए, थर्ड देख रहा है कि इसी टाइम फ्रेम में कब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और इंडिया में आ गई. आई बात समझ में? Periodization in history. So student, for the convenience of study, historians have divided history into broad time periods on the basis of some distinctive characteristics. कुछ differences को देख के historians ने broad time periods के हिसाब से history को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडाइजेशन. जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न. क्यों किया है? बिकॉज इट सिंप्लीफाइज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री. वाई वी हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3-4 कैटेगरीज? वाई so that it become easy for us to study. It simplify the study of history, highlight the important trends of development within a particular period. ठीक है. In the early 19th century, a scholar named James Mill, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं जेम्स मिल. कौन है स्टूडेंट? स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट हैं जेम्स मिल, जिन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री की बात की, ऑल पीरियड्स को कवर करते हुए. ठीक है. इन द अर्ली 19th century, a scholar named James Mill wrote the first history of India that covered all the periods. Okay. स्टूडेंट, जेम्स मिल कौन थे? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, स्कॉटलैंड से थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे. उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया. He divided Indian history into 3 broad periods on the basis of religion.
ही कॉल्ड द एंशियंट पीरियड एज हिंदू पीरियड। ठीक है, जो हमारे इंडियन हिस्टोरियन हैं उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। इंडियन हिस्टोरियन के हिसाब से एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। जेम्स मिल ने एंशियंट हिस्ट्री का नाम रख दिया है हिंदू हिस्ट्री। ठीक है, और हिंदू पीरियड, मिडिवल पीरियड का नाम उन्होंने रखा है मुस्लिम पीरियड या मुस्लिम हिस्ट्री, और मॉडर्न पीरियड में उन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री या ब्रिटिश पीरियड। सो जेम्स मिल डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। वहीं पर इंडियन हिस्टोरियन का क्लासिफिकेशन था एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। कुछ नया नहीं किया जेम्स मिल ने, उठा के जो एंशिएंट हिस्ट्री थी उसका नाम हिंदू हिस्ट्री रख दिया, मिडिवल हिस्ट्री का मुस्लिम रख दिया, मॉडर्न का ब्रिटिश रख दिया। आप क्यों रख दिया सुनो, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में मैक्स जितने भी रूलर थे वो सारे हिंदू राजा ही थे, इसलिए उसने बोल दिया ये हिंदू की हिस्ट्री है। मिडिवल पीरियड आया जब इंडिया पे मुगल्स का कंट्रोल आ गया था, दिल्ली सल्तनत थी, मुस्लिम रूलर थे तो उन्होंने मुस्लिम नाम रख दिया। मॉडर्न पीरियड में ऑब्वियसली बात है जहाँ पर मुगल पीरियड का डिक्लाइन स्टार्ट होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, उसके बाद से ब्रिटिश हिस्ट्री को लिखा मॉडर्न पीरियड। बुक में पढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल द एंशिएंट पीरियड हिंदू पीरियड बिकॉज मोस्ट ऑफ इंडियन वॉज देन अंडर हिंदू रूलर, क्योंकि वह हिंदू रूलर के अंदर थे। लाइकवाइज ही कॉल्ड द मिडिवल पीरियड एज अ मुस्लिम पीरियड, मिडिवल पीरियड को मुस्लिम पीरियड बोला, मॉडर्न पीरियड को ब्रिटिश और क्रिश्चियन पीरियड बोला। ठीक है, बट स्टूडेंट्स ये जो जेम्स मिल का क्लासिफिकेशन था इसको इंडिपेंडेंस के बाद हमने डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड करना मतलब ऐसे रद्दी में पटक दिया, खराब कर दिया, मतलब खराब नहीं किया, मतलब डिस्कार्ड कर दिया, माना नहीं। डिस्कार्डेड मीन्स हम अब उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है कि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। दिस रिलीजन बेस्ड डिवीजन, क्योंकि ये जो रिलीजन बेस्ड डिवीजन था उसको डिस्कार्ड कर दिया हमने। एज डेवलपमेंट लेना, हमने डिस्कार्ड तो किया स्टूडेंट, पर क्यों डिस्कार्ड किया इसको, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर मल्टी रिलीजियस, इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम रिलीजन। एक अकेला रिलीजन ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रूलर्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक रिलीजन के बेसिस पे रूल नहीं हो सकता। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर इतने सारे रिलीजन हैं तो रिलीजन के आसपास भी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए हमने जेम्स मिल के जो कैटेगराइजेशन है उसको डिस्कार्ड किया है। सो कंट्रीज लाइक इंडिया विच इज़ मल्टी रिलीजियस, not merely religion of the ruler, not only religion of the ruler but different other factors affect. ओके, दूसरे फैक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, सिर्फ रूलर के रिलीजन का ही इतना इफेक्ट नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चों, रिलीजन रूलर का ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, दूसरे अदर फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इंडियन हिस्टोरियंस चूज टू डिवाइड इंडिया हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, हमने पहले डिस्कस किया है। ये किस बेसिस पे किया है, इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस है। सो इंडियन हिस्टोरियन डिवाइडेड इनटू इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस। उस टाइम में पॉलिसी कैसी थी, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा हुआ, उस हिसाब से हमने अलग अलग कैटेगराइजेशन कर लिए। ये अप्रोच थोड़ी सी ब्रॉडन है। ठीक है स्टूडेंट, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हमारा एरिया ऑफ स्टडी किसी रूलर की लाइफ और अचीवमेंट ना रह के बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस को पढ़ना भी हो जाता है। ठीक है, सच एन अप्रोच ब्रॉडन द रेंज ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द स्टडी of merely the life and achievement of the ruler to the study of the life and experience of much larger number of people. ठीक है, in this book you will learn about the modern period in India. इस बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा, modern period of India. Modern period. The term modern period refers to the recent time. Modern period means what? Recent time. What is modern period? Recent time. The modern period did not begin
साइमल्टेनियसली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक साथ में, एक रात में मॉडर्न पूरी हम मिडिवल से मॉडर्न एरा में नहीं पहुंच गए बेटा। ये एक ग्रेजुअल चेंज था जिसमें पहले यूरोप आया, ठीक है। यूरोप लगभग मॉडर्न पीरियड में आ गया था 15th सेंचुरी एडी में, ठीक है। द टर्म मॉडर्न पीरियड रेफर्स टू द रेशन टाइम। द मॉडर्न पीरियड डिड नॉट बिगिन साइमल्टेनियसली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट बिगेन फर्स्ट इन यूरोप अराउंड 15th सेंचुरी। यूरोप 15th सेंचुरी में ही मॉडर्न पीरियड में आ चुका था। It come to be characterized by the features such as expansion of trade। अब आप कैसे डिमार्केशन करोगे, कैसे अलग अलग करोगे कौन सा मिडिवल था कौन सा मॉडर्न। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सपांशन ऑफ ट्रेड। यूरोप ने अपना ट्रेड चारों तरफ फैलाना स्टार्ट कर दिया था 15th सेंचुरी में ही। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था, अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे फैक्ट्री और इंडस्ट्री आती हैं बेटा, तो विलेज के जो लोग होते हैं वो शहरों में काम करने आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करने आ जाते हैं, तो अर्बनाइजेशन हो जाता है। अर्बन एरिया सिटीज़ बनने लग जाती हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, लिटरेसी बढ़ जाती है। जो रूलर के रूल से हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आ जाते हैं, हम लिबर्टी इक्वालिटी की बात करने लगते हैं। तो ये सब यूरोप में स्टार्ट हो गया था 15th सेंचुरी में। फिर लार्ज स्केल पे लोगों का माइग्रेशन होने लगता है। वो सारे लोग जो आज तक एग्रीकल्चर में इंगेज थे वो न्यू ऑक्यूपेशन की सर्च में शहरों की तरफ आ जाते हैं। मॉडर्नाइजेशन यूरोप में रैपिड प्रोग्रेस लेके आया। रैपिड का मतलब फटाफट जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हुई यूरोप में मॉडर्नाइजेशन के टाइम में। इंडिया में मॉडर्न पीरियड 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगेन मच लेटर। यूरोप में 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और इंडिया में मिड 18th सेंचुरी से। तो लगभग 350 सेंचुरी का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। लगभग 350 साल बाद इंडिया में स्टार्ट हुआ। वो लोग 15th सेंचुरी से मॉडर्न होने लग गए थे, हम लोग मिड 18th सेंचुरी से हुए। मॉडर्नाइजेशन एंड कोलोनाइजेशन। तो बेटा जैसे जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ मॉडर्न होना स्टार्ट हुई, उन्होंने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया, कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। कैसे, अब हम पढ़ेंगे। मॉडर्नाइजेशन क्रिएटेड अ ग्रोइंग नीड फॉर वेरियस काइंड ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन यूरोप। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूरोप में स्टार्ट हुआ, तो डिफरेंट गुड्स की नीड आई, रिसोर्सेज की नीड आने लगी यूरोप में। कुछ यूरोपियन एक्सप्लोरर वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में गए, ठीक है। अपने ट्रेड सेटलमेंट्स वहाँ पर बनाए, क्योंकि फिनिश्ड गुड कहाँ पर था, यूरोप में था। उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल आउट करना था, तो ट्रेड सेटलमेंट बन गए। ग्रेजुअली, धीरे से, पहले तो ये सेल आउट करने गए, जो इंडस्ट्रीज़ ने गुड यूरोप में बनाया उसको सेल आउट करने गए दूसरी कंट्री। फिर धीरे धीरे इन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लिया होगा, इसकी एक लंबी कहानी है जो हम 1857 का जब रिवोल्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके पहले से स्टार्ट करेंगे। मतलब जहाँ पर इनके ट्रेड सेटलमेंट होते उसके आसपास पॉलिटिकल कंट्रोल इन्हीं के पास होता। ये उस एरिया के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते, ठीक है। अपनी मिलिट्री बनाने लग गए थे वहाँ पर। ये दे यूज्ड द रिसोर्सेज फॉर दिस एरिया टू फुलफिल देयर ओन पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक नीड्स। कंट्री कोई और है, ये लोग सिर्फ चीज़ें बेचने गए थे, पर जहाँ इनका ट्रेड सेटलमेंट था आसपास का एरिया इन्होंने खुद कंट्रोल किया, वहाँ के रिसोर्सेज को अपनी पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक नीड्स पूरी करने के लिए फुलफिल किया। और इसी पीरियड को ही, इसी चीज़ को ही, इसी प्रोसेस को ही हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। कि बेटा आप यूरोप से इंडिया आए, क्यों आए थे, आप ट्रेड के लिए आए थे, पर धीरे धीरे आपने क्या किया, जहाँ पर आपका सेटलमेंट था, पहला सेटलमेंट कहाँ पर, बंगाल में, कलकत्ता में जो आसपास के एरिया थे वहाँ पर आपने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। जब आपने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया तो आपको सिराजुद्दौला ने बोला, भाई तुम तो चीज़ें बेचने आए हो, तुम फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हो, किलाबंदी क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं भाई साहब हम तो करेंगे। तो इन्होंने वहाँ पर फोर्टिफिकेशन किए, उन रिसोर्सेज का अपने लिए पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए किया। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला बेटा, कॉलोनाइजेशन। द सब्जुगेटेड एरिया बिकम कॉलोनी। जैसे बंगाल, ग्रेजुअली पूरा इंडिया किसकी कॉलोनी बन गया, ब्रिटिश की।
जब आप किसी दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को अपनी नीड पूरा करने के लिए यूज़ करने लग जाओ, इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। और जिस एरिया को तुमने सब्जिक्यूट किया है, जिसका यूज़ आप कर रहे हो, उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है। A colonizing country use the resources of its colony to promote its own modernization। बेटा जो कॉलोनाइजर होता है, जिसने कॉलोनी बनाई है, वो सारे रिसोर्सेज का यूज़ करेगा अपनी मदर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, अपने ओन कंट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए। लाइक ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयटेशन किया इंडिया का, इंडियन रिसोर्सेज का यूज़ किया, और मॉडर्न किसको किया, रिसोर्सेज मतलब वेल्थ जनरेट कहाँ पर की, पैसा कहाँ जमा किया, अपनी कंट्री इंग्लैंड में। ठीक है। अ कॉलोनाइजिंग कंट्री यूज द रिसोर्सेज ऑफ इट्स कॉलोनीज टू प्रमोट इट्स ओन मॉडर्नाइजेशन, बट इन द कॉलोनीज इट इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्नाइजेशन ओनली इन सर्टेन स्पेयर। अच्छा, कुछ स्पेयर में इन लोगों ने कॉलोनी में भी मॉडर्नाइजेशन लगाया। जैसे इंडिया में रेलवे लाइन बनाई किसने, ब्रिटिश ने। पर बेटा उन्होंने हमारे डेवलपमेंट या हमारे बेनिफिट के लिए रेलवे लाइन नहीं लगाई थी, क्योंकि उनको गुड्स का ट्रांसपोर्ट पूरे इंडिया में करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने रेलवे लाइन बनाई। और हम बोल सकते हैं कि कुछ इंट्रोडक्शन उन्होंने मॉडर्नाइजेशन का कॉलोनीज में भी किया, पर सिर्फ उतना जो उनकी नीड को सूट करता हो, उनके इंटरेस्ट को सूट करता हो। Such partial modernization benefited only a small section of people in the colonies। कॉलोनी में रेल के डेवलपमेंट तब हुआ तो उन्होंने कितना रेलवे डेवलपमेंट किया जितने में बेनिफिट किसको मिल सके, ब्रिटिश को मिल सके। इससे सिर्फ एक सेक्शन को ही इस डेवलपमेंट का फ़ायदा हुआ, बाकी सारा फ़ायदा किसका, ब्रिटेन का। Generally, for the rest of the people in the colonies, colonial rule created condition of poverty, disparity and discrimination। अदरवाइज तो ब्रिटिश रूल का रेस्ट ऑफ द इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ बेटा। पावर्टी बढ़ गई, हमारा गोल्ड वो ले गए, हमारी वेल्थ को ड्रेन कर लिया, इंडिया में डिस्पैरिटी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया, हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बहुत कुछ अच्छा इंग्लैंड ने हमारे लिए नहीं किया। चलो, so student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll deal with the rest of the chapter in part 2.